एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का कंप्यूटर की लाइव क्लास में। आप सभी लोग ज्वाइन हो जाएं जल्दी से जल्दी, जिससे हम आपको बाकी चीज़ें समझा पाएं। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड बात करने वाले हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज क्लास है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज हम बहुत सारी यूनिक चीज़ें सीखने वाले हैं, तो सभी लोग ज्वाइन हो जाएं। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बात करेंगे इफ फार्मूला, लॉजिकल फार्मूला कैसे यूज किया जाता है। आप अपने एक्सेल की सीट में कोई भी लॉजिकल फार्मूला कैसे यूज करेंगे, आज हम ये जानने वाले हैं। तो सभी लोग ज्वाइन हो जाएं, हम क्लास को स्टार्ट करें, जिससे एक एक चीज़ें आपको समझा पाऊँ और कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो पाए। अगर आप लोगों को कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि लाइव क्लास के बाद ये वीडियो आपको फिर से मिल जाएगा, आप बाद में भी देख सकते हैं। अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं और आप चीज़ों को सीख सकते हैं। अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम हो, कुछ चीज़ें ना समझ में आए, तो आप कमेंट कर सकते हैं, बाद में भी आप हमसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और हम आपको चीज़ें सिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा वो है लॉजिकल टाइप फार्मूला। अब लॉजिकल टाइप फार्मूला का यूज़ करने के लिए एक चीज़ तो हमें क्लियर करना होगा कि हम किसी डिपार्टमेंट को सेलेक्ट कर लें। जैसे आप किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, कोई एक डिपार्टमेंट आप सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे आपको ये क्लियर हो पाए कि आप इस डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं, ताकि उससे रिलेटेड आपको कंटेंट तैयार करने में आसानी हो। तो एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि हम किसी ब्लॉक में काम कर रहे हैं और जो हमारा डिपार्टमेंट है वो ये कहता है कि हमको अलग अलग गांव में वोटर या नॉन वोटर, कितने वोटर हैं और कितने वोटर नहीं हैं, उनकी लिस्ट तैयार करनी है। तो अब उसके लिए हमारे पास अलग अलग गांव होंगे और उन गांव की कैसे हम लिस्ट तैयार करेंगे। सबसे पहला काम, तो जैसे मान लीजिए, चलिए मैं 4-5 गांव यहाँ आसपास के 4-5 गांव की मैं बात कर लूँ। तो सीट 1 है, फिर एक न्यू सीट ले लीजिए, सीट 2 हो जाएगी, फिर न्यू सीट ले लीजिए, सीट 3 हो जाएगी, फिर आप न्यू सीट ले लीजिए, सीट 4 हो जाएगी। इस तरीके से आप नई नई सीट लेते रहेंगे तो एक एक सीट चेंज होती रहेगी। तो यहाँ पे आप जितनी सीट चाहते हैं उतनी सीट आप ले सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे हमने टोटल ले ली 6 सीट। अब देखिए यहाँ पे हम 6 सीट में काम करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके इसके नाम को चेंज करेंगे, रीनेम। अब मान लीजिए इस गांव का नाम है, मैं ऐसे ही कोई नाम दे देता हूं, चलिए हमने गांव का नाम दे दिया। फिर दूसरे गांव का नाम है, इसका भी नाम चेंज कर देते हैं, रीनेम। फिर उसके बाद तीसरे गांव का नाम दे देते हैं। अब ये गांव की जगह पे मैं जिले का नाम लिख रहा हूं, लेकिन उससे आपको समझना है कि ये गांव का नाम है। फिर उसके बाद और फिर रीनेम करते हैं और इसका नाम दे देते हैं, तो ये हो गया पूरा का पूरा एक गांव का लिस्ट हमने तैयार किया। अब उसके बाद दूसरा काम हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक फील्ड तैयार करनी है। और ध्यान दीजिए, यही फील्ड हमको सभी गांव पर तैयार करनी, सभी एरिया पर तैयार करनी है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले एक में ही हम फील्ड तैयार कर लेंगे और बाकी सब में ऑटोमेटिक ये
ऐड हो जाएगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम यहां पे हम लिखते हैं, मान लीजिए वोटर लिस्ट हमने बना दिया कि हम क्या बनाने वाले, वोटर लिस्ट। तो यहाँ पे वोटर लिस्ट तैयार होगी। फिर उसके बाद आप ब्लॉक का नाम या बाकी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, या आगे आप इंटर कर लीजिए यहाँ पे सीरियल नंबर, फिर लिख देते हैं ब्लॉक का नाम, या पहले डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट नेम, फिर उसके बाद ब्लॉक नेम, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट नेम हो गया, ब्लॉक नेम हो गया। फिर अब विलेज का नाम, विलेज नेम। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे भी विलेज का नाम दिया है, उसके बाद भी यहाँ पे नेम दे रहा है। तो उसका कारण मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया गया है ताकि आपको विलेज को खोजने में आसानी हो, विलेज आसानी से खोजा जा सके। विलेज नेम हो गया। फिर उसके बाद अब दूसरा यहाँ पे अब क्या डालना है, अब यहाँ पे हम डालते हैं नेम ऑफ, या नेम अकेले लिख देते हैं, नेम ऑफ पीपल। फिर फादर नेम, फादर नेम के बाद फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ। तो अब डेट ऑफ बर्थ के बाद फिर अगला और क्या डालेंगे, जब डेट ऑफ बर्थ ऐड कर दिया तो डेट ऑफ बर्थ के बाद और क्या ऐड कर सकते हैं, फिर आधार नंबर ऐड कर सकते हैं, मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हैं। इस तरीके की कई सारी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। तो जैसे अभी हमने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ऐड किया, एक मिनट थोड़ा सा शायद नेट का कुछ इशू है, थोड़ा स्लो हो जा रहा है। डेट ऑफ बर्थ हो गया। फिर उसके बाद एज, और फिर एज के बाद हो गया जेंडर, फिर मैरिटल स्टेटस के बाद फिर उसके बाद यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, जेंडर हो गया, मैरिटल स्टेटस हो गया, फिर मोबाइल नंबर, फिर और क्या चाहिए, बस। अब इसके बाद उसका व्यवसाय क्या है, आप ऑक्यूपेशन लिख सकते हैं। फिर उसके बाद एजुकेशन क्या है, यहाँ से ये भी पता चल जाएगा कि एजुकेशन स्तर क्या है। फिर उसके बाद और क्या कर सकते हैं, वोटर या नॉन वोटर। तो ये हमने बना के तैयार किया। अब उसके बाद सबसे पहले ये जो वोटर लिस्ट लिखा है इसको हम यहाँ पे बीचों बीच कर देंगे। इससे एक फायदा ये है कि हमारा ये जो कंटेंट है वो बीचों बीच एडजस्ट हो जाएगा और दिखने में भी अच्छा लगने लगेगा। तो हमने इसको बीचों बीच करके इसके फॉन्ट साइज को थोड़ा बड़ा करके इसको बोल्ड कर दिया। फिर उसके बाद ये जितनी भी फील्ड्स हैं इन सभी फील्ड को हम एक बार सेलेक्ट करेंगे। फॉन्ट साइज को हम 12 या 14 करके इसको बोल्ड कर देते हैं, या अगर 12 भी होगा तो भी सही रहेगा। अब फिर उसके बाद अगला क्या करना है, सारे कॉलम की साइज को हमें सेट करना है। देखिए तरीका तो एक है कि आप सेलेक्ट करके ऐसे डबल क्लिक कर दीजिए तो टेक्स्ट के अनुसार ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, लेकिन कभी कभी हमको ज़रूरत पड़ती है कि सेल की साइज को हमें थोड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। तो इस तरीके से दोनों कॉलम हेडिंग के बीच में जो कॉलम नंबर बना होगा उस पर आप क्लिक करके ऐसे ड्रैग करेंगे तो कॉलम की साइज चेंज हो जाएगी। फिर उसके बाद फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, फिर मोबाइल नंबर, फिर उसके बाद उसका व्यवसाय क्या है, ऑक्यूपेशन, फिर उसका एजुकेशन क्या है, फिर वोटर है या नॉन वोटर। तो ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है आज का। और साथ साथ यहीं पर आज हम ये भी सीख लेंगे कि किस तरह से आप डेट ऑफ बर्थ से एज पता करेंगे। तो चलिए सारा का सारा हमने तैयार कर लिया। अब उसके बाद जितनी एंट्री करनी है उतने डेटा को आप सेलेक्ट कर लें
और इसको आप बॉर्डर में कर दें। इसके एक बेनिफिट ये है कि आपका डेटा जब बॉर्डर में हो जाएगा तो ये थोड़ा डिफरेंट लगेगा बाकी और सबसे। अब यहाँ पे हम एंट्री करना सीखते हैं। सबसे पहले एंट्री कैसे की जाएगी, यहाँ पे हम लिखते हैं सीरियल नंबर 1। अब हमें इतना पता है कि पूरा यहाँ तक 100 तक या 200 तक या जितनी भी एंट्रीज हैं वहां तक हमें क्या करना है, वहां तक हमें नंबरिंग करनी है। तो अब मान लीजिए ये 35 मतलब 33, हम चाहते हैं 33 तक नंबरिंग हो। तब इसके लिए एक तो तरीका है कि 1 2 लिख के आप इसको ड्रैग कर लीजिए। जैसे यहाँ पे 1 लिखा तो यहाँ नीचे 2 लिख के इसको क्लिक करके ड्रैग करते हैं। इसके विषय में तो मैंने पहले ही बता रखा है। दूसरा आसान रास्ता आज जानिए। आपको क्या करना है, आपको फिल पर चलना है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सीरीज। जब आप फिल सीरीज पर क्लिक करेंगे तब आप देखेंगे कि आपके सामने फिल सीरीज का एक बॉक्स आ जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे स्टेप वैल्यू 1 रखनी है और स्टॉप वैल्यू रखनी है 33। अब जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि पेज के हर मतलब जहां तक आपने सेलेक्ट कर रखा था वहां तक ये नंबर को ऐड कर दिया है। 32 ही नंबर ऐड हुआ है क्योंकि सेलेक्ट तो हमने यहीं तक ही किया था। तो ये पूरा का पूरा नंबरिंग ऐड हो गया। अब फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट। अब मान लीजिए जो डिस्ट्रिक्ट है वो है, तो अब ये डिस्ट्रिक्ट को हम क्या करेंगे, देखिए कॉपी सेल कैसे होता है। सेल कॉर्नर पर आप क्लिक करें और इसको नीचे की तरफ ऐसे ड्रैग कर देंगे तो देखिए पूरे सेल पर ये डिस्ट्रिक्ट आ गया। अब इसको छोटा आप कर सकते हैं, चूंकि आपको पता चल चुका है कि किस जिले का रिकॉर्ड है तो उसकी फील्ड साइज क्या होगी। फिर उसके बाद ब्लॉक नेम। अब मान लीजिए कि एक ही ब्लॉक का काम कर रहे हैं। अब इस ब्लॉक का नाम हम क्या करेंगे, ऐसे नीचे क्लिक करके ड्रैग कर लेंगे। तो अब आप देखें कि यहां पे पूरे ब्लॉक का नाम आ गया। इसको ऐसे छोटा कर लें। अब विलेज का नाम, कुछ विलेज दूसरे होंगे कुछ विलेज दूसरे होंगे, लेकिन जब भी एंट्री होती है तो इनकी खास बात यह होती है कि जितने भी विलेज होंगे वो सभी की लिस्ट एक साथ ही लिखी होती है। जैसे मान लीजिए अगर कोई आदमी जा रहा है सर्वे करने तो वो क्या करता है, वो एक गांव में जाता है और उस गांव की ही पहले पूरी एंट्री करता है। जब वो गांव की पूरी एंट्री करेगा तभी जो है आगे वो दूसरे गांव में जाता है। तो यहां पर हम एक गांव की एंट्री करते हैं। अब मान लीजिए सबसे पहले हमने एंट्री जो की वो कर दी हमने मिर्जापुर की, क्योंकि गांव है। तो अब नीचे क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर दिया और यहां पे हमको क्लियर है कि यहां पे मिर्जापुर की ही एंट्री करनी है। अब फिर इसको छोटा कर लें और फिर अब हम ऊपर बढ़ते हैं। फिर नेम। अब देखिए जितनी भी फील्ड्स हैं इनको आप सेलेक्ट करिए। पूरे रो को सेलेक्ट करने के लिए आप क्या करें, रो हेडिंग पर ऐसे क्लिक करके इनको आप सेंटर में कर दें तो ये बीचों बीच आ जाएंगे। फिर उसके बाद यहां पे नाम की एंट्री करेंगे। मान लीजिए नाम हो गया, फादर नेम हो गया, अब डेट ऑफ बर्थ हो गया। अब इनकी एज कितनी बन रही है, ध्यान दीजिए हमें क्या निकालना है, एज। अब इनकी एज ऑटोमेटिक निकल के आ जाए, इसके लिए हमें यहां पे एक फार्मूला लगाना होगा, इक्वल डेटेड इफ, फिर ब्रैकेट ओपन करना होगा और ये जिस पर एज है उस सेल को सेलेक्ट करना होगा, मतलब उस सेल का नाम देना होगा। फिर उसके बाद आपको कॉमा लगाना है। फिर कॉमा लगाने के बाद यहां लिखना है टुडे और फिर ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज करके फिर आपको कॉमा लगाना है और फिर डबल कॉमा लगाना है और इसमें एक बार वाई दबा के डबल कॉमा क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करके आगे बढ़ जाना है। तो आप देखिए एज निकल के आ गया। एक बात आप और ध्यान दें, अब यहाँ पे जैसे अभी ये फार्मूला है, मैं एक बार फार्मूले को एडिट करता हूँ, थोड़ा सा जूम को बड़ा करता हूँ ताकि चीजें आपको समझ में आए। तो
जैसे ये फार्मूला यहाँ पे लिखा है, तो ये फार्मूला क्या कहता है, ये फार्मूला कहता है कि हमको लॉजिकल डेट चाहिए, तो यहाँ पे इफ जो होगा वो लॉजिकल होगा। तो यहाँ पे डेट फार्मूला तो डेट आएगा ही, लेकिन ये लॉजिकल, तो यहाँ पे लॉजिकल निकाला। तो किससे रिजल्ट चाहिए, तो हमको इससे रिजल्ट चाहिए। टुडे, आज के दिन से निकालो। फिर उसके बाद आपको जो रिजल्ट चाहिए वो क्या चाहिए, ईयर। तो ईयर के लिए वाई दबा दिया तो ईयर आ गया। अब आप आगे बढ़ जाए तो यहाँ से ईयर आ जाएगा। फिर जेंडर, उनका जेंडर क्या है, जिनका आप एंट्री कर रहे हैं वो मेल है या फीमेल है। तो मेल है तो यहाँ पे MALE लिख सकते हैं। आगे हम आपको ऐसा भी बताएंगे कि आपको यहाँ पे एक बटन मिल जाएगी, उस बटन पे क्लिक करके आपको मेल और फीमेल सेलेक्ट करना होगा। फिर मैरिटल स्टेटस, मैं शादी हुई है या नहीं हुई है, तो यहाँ पे मैरिड, मैरिड के लिए M और नॉन मैरिड के लिए NM कर देंगे। हम ऐसा फील कर मतलब इस तरीके का बनाएंगे। तो यहाँ पे या आप यहाँ पे लिख सकते हैं अनमैरिड, तो अनमैरिड, अनमैरिड, तो इस तरीके से लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं मैरिड। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, मैरिड। अब फिर उसके बाद मोबाइल नंबर, तो इनका जो भी मोबाइल नंबर होगा वो आपको यहाँ पे फिल करके टैप करना है। अब फिर बारी आती है ऑक्यूपेशन की, इनका व्यवसाय क्या है। अब हर आदमी का अलग अलग व्यवसाय होता है। जैसे इनका व्यवसाय है एग्रीकल्चर, हम एग्री ही डाल के डॉट कर देंगे ताकि ज़्यादा स्पेस ना ले। फिर एजुकेशन, कितनी पढ़ाई कर रखी है, तो इन्होंने कर रखा है, मान लीजिए कि इन्होंने BA कर रखा है, तो ये आपने लिख दिया BA। या इन्होंने और कोई पढ़ाई कर रखी है तो वो भी लिख सकते हैं। जो इनका हाईएस्ट एजुकेशन था वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे। फिर उसके बाद जो बारी आती है वो आती है वोटर निकालना और नॉन वोटर निकालना। अब यहाँ पे हम ऐसा भी कर दें कि ऑटोमेटिक निकल के आ जाए वोटर, ऑटोमेटिक निकल के आ जाए नॉन वोटर। तो यहाँ पे हम इक्वल, इफ, ब्रैकेट ओपन, और फिर हमें लॉजिक कहाँ से लेना है, लॉजिक लेना है हमको, हमारा जो लॉजिकल टेक्स्ट होगा वो होगा एज। तो हमको रिजल्ट कहाँ से चाहिए, एज से ही चाहिए। तो ये हमने ले लिया 25 ईयर जहाँ लिखा हुआ है। फिर कॉमा, फिर कहता है ट्रू फॉल्स वैल्यू, सॉरी कॉमा मत लगाइए। अब आप क्या करिए, अब आप ग्रेटर देन लगा दीजिए कि अगर एज 17 साल से अधिक है, 17.99, या आप 17 ही कर दीजिए क्योंकि हमारे यहाँ 16-17 इस तरीके से एज निकाली जाती है। अगर एज 17 साल से अधिक है तो कॉमा, डबल कॉमा में वो क्या है, वोटर है, डबल कॉमा बंद, फिर कॉमा, बाकी और सभी लोग क्या होंगे, नॉन वोटर होंगे, डबल कॉमा बंद, ब्रैकेट बंद, इंटर। तो ये क्या है, ये है वोटर। तो ऑटोमेटिक निकल के आ गया। अभी आगे फिर से देखेंगे। अब देखिए हमें इतनी एंट्रीज तो नहीं करनी पड़ रही, और एक बात तो क्लियर हो गई कि यहाँ पे ये सभी सेंटर किए जा सकते हैं, जिससे इनमें ये देखने में भी थोड़ा अच्छे लगने लगे। क्यों, क्योंकि अगर आप सेंटर नहीं करेंगे तो ये देखने में आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा। फिर उसके बाद अगली एंट्री करते हैं। मान लीजिए हो गए, अब इनके पिता का नाम क्या है, अब इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है। अब इनका डेट ऑफ बर्थ है 17/5/2005। अब फिर उसके बाद इनकी एज कितनी हुई, तो एक तो तरीका है कि आप कंट्रोल-D दबा दीजिए, ऑटोमेटिक एज निकल के आ गई। दूसरा तरीका क्या है, कोई और तरीका, फिर से कोई और तरीका का मतलब आप इसी सेल को कॉपी कर लीजिए। कैसे, यहाँ पे क्लिक करिए कॉर्नर पे और ऐसे क्लिक करके ड्रैग कर दीजिए। तो अब जहां जहां आपको फार्मूला लगाना होगा, अब जैसे किसी की एज आपने यहाँ पे डाल दी 15/12
1980। तो देखिए ऑटोमेटिक उनकी एज निकल के आ जाएगी। तो आपको ये नहीं करना है, तो इसलिए हम बार बार एज ना निकालना पड़े, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस फार्मूले को हम कर देंगे कॉपी। और ध्यान दें फार्मूला कॉपी ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कॉपी नहीं करेंगे तो क्या होगा वो देखेंगे। तो फार्मूला कॉपी ना करने के एवज में आप देख सकते हैं यहाँ पे 125 करके लिख दिया। अब आपको यहीं से क्या करना है, कॉपी सेल नहीं, फिल फॉर्मेटिंग में फिल, ये गलत हो गया। अब आप इसी को ऐसे पकड़ के ड्रैग करिए, यहाँ पे देखिए कॉपी सेल ही बता रहा है, दूसरा कोई फार्मूला यहाँ पे कॉपी नहीं कर रहा। तो फार्मूला कॉपी नहीं कर रहा है तो क्या करें, अब यहां पर हम कोई डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, तो ये फार्मूला ऑटोमेटिक कॉपी हो गया है, देख सकते हैं, अभी देखेंगे। देखिए ऑटोमेटिक 25 साल एज हो गई। अब जैसे आप इसी को ड्रैग कर दीजिए, आपको बार बार ये फार्मूला ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ और सिर्फ डेटा की एंट्री करते चले जाएं और यहाँ पर ये ऑटोमेटिक फील्ड चेंज होती रहेगी। जैसे अब चलिए यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं, अगला नाम यहाँ पे हम डालते हैं पति का नाम भरते हैं और फिर डेट ऑफ बर्थ भरते हैं 12। अब जैसे ही टैप करेंगे देखिए एज ऑटोमेटिक निकल के आ गई। आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सिंपल सा छोटी सी एक एंट्री करते चले जाना है और आपने जो फार्मूला लगाया है वो फार्मूला ऑटोमेटिक रिजल्ट आपको देता चला जाएगा। इस तरीके से जितनी भी एंट्री आप करते चले जाएंगे सबका ऑटोमेटिक यहाँ पर एज निकलता चला जाएगा। अब आइए यहाँ पे ये मेल है तो अब आप एम दबा के एंटर कर दीजिए तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, एम दबा के एंटर कर दीजिए। ये फीमेल है तो एफ पहले यहाँ पे एक बार लिख दीजिए फीमेल। तो अब आगे अगर कभी एफ दबा के एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक फीमेल लिख देगा और एम दबा के ऑटोमेटिक एम दबा के इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक मेल लिख देगा। अब शादी हुई है या नहीं, तो जैसे अनमैरिड है ये, फिर इनका मोबाइल नंबर क्या है, जो भी इनका मोबाइल नंबर है वो भर दिया। फिर क्या काम करते हैं, फिर इनका एजुकेशन लेवल क्या है, ये पढ़ाई कहाँ तक किए हैं, तो ये किए हैं 12 तक तो लिख दीजिए 12। अब ये वोटर है या नॉन वोटर, फिर से एक बार वोटर और नॉन वोटर का फार्मूला आप समझ लीजिए ताकि आपके पास कोई भी डाउट ना रह जाए। अगर आप सही से फार्मूला नहीं समझेंगे तो आपके पास कोई ना कोई डाउट ऑलरेडी पड़ा रहेगा और आप कंफ्यूज रहेंगे कि आखिर जो आप फार्मूला यूज कर रहे हैं वो रिजल्ट क्यों नहीं ला रहा। तो चलिए फिर से एक बार कॉपी पेन लेके आप बैठ सकते हैं और लिख लीजिए इक्वल इफ, फिर ब्रैकेट ओपन करना है क्योंकि इफ फार्मूला जो होता है वो लॉजिकल टाइप फार्मूला है, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से और एक एक चीजों को फील करके समझ के ही आपको आगे एंट्री करनी है। कोई हमको बता सकता है कि जैसे अभी मैं पीछे वाले सेल पर आ रहा हूं, देखिए मैं आपको दिखा, पहले इसको मिटा देते हैं।
पीछे वाले सेल पे आने के लिए मैंने कौन सी की दबाई कि मैं पीछे वाले सेल पे चला आ रहा हूं। तो अगर किसी को भी आइडिया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, पीछे वाले सेल पे जाने के लिए कीबोर्ड से कौन सी की को प्रेस किया गया था। अब ये वोटर है या नॉन वोटर ये निकालना है, तो लिखेंगे इक्वल इफ, फिर हम करेंगे ब्रैकेट ओपन। इफ करने का मतलब ये है कि ये लॉजिक खोजेगा। अब फिर यहां पे वोटर या नॉन वोटर निकालना है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले तो आप समझिए, पीछे वाले सेल पर जाने के लिए आप शिफ्ट के साथ टैब की को प्रेस करेंगे तो आप पीछे वाले सेल पर चले जाएंगे। आगे वाले सेल पर जाने के लिए टैब की और पीछे वाले सेल पर जाने के लिए शिफ्ट टैब की को प्रेस करेंगे। अब फिर उसके बाद रिजल्ट हमको कहां से चाहिए, अब फिर उसके बाद ग्रेटर देन मतलब अधिक, अधिक इससे अधिक, किससे, जैसे 17 साल से अधिक अगर कोई एंट्री कर रहा है, तो अगर किसी की एंट्री हो रही है तो वो मैरिड है, सॉरी वो वोटर है, और बाकी जितने हैं वो सभी नॉन वोटर हैं। देखिए ये फार्मूला सिर्फ वोटर और नॉन वोटर बनाने का ही नहीं है, यहाँ पे आप मैरिड, अनमैरिड इस तरीके से भी लिस्ट तैयार कर सकते हैं। अगर आप मार्कशीट वगैरह कुछ ऐसा स्टूडेंट का अपने मार्क ऐड कर रहे हैं तो वहां पे भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं, कॉमा लगाएंगे, डबल और कॉमा में लिखेंगे वोटर, फिर डबल कॉमा को क्लोज करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे और डबल कॉमा में करेंगे नॉन वोटर। फिर डबल एंड कॉमा क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आप देखें यहां पे वोटर निकल के आ गया। अब फिर अपने डेटा को हम व्यवस्थित करते हैं। ये तो हो गया कि किस तरीके से आप वोटर या नॉन वोटर निकालें। वोटर नॉन वोटर निकालने का फार्मूला यहां पे आपको क्लियर हो चुका होगा, उम्मीद है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ चुका है, क्योंकि आप लोग कुछ कमेंट नहीं कर रहे हैं तो इससे हमको बहुत आइडिया नहीं मिल पाता कि समझ में आया या नहीं। अगर आप लोगों को चीज़ें समझ में आई हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं कि हाँ समझ में आ गया है। तो इस तरीके से आप वोटर या नॉन वोटर निकालेंगे। अब हम बात करेंगे कि इफ फार्मूला तो यूज कर लिया, नई वर्कशीट जोड़ ली, अब इन वर्कशीट पर इन डेटा को, इस डेटा को कैसे रखेंगे फील्ड को। तो सबसे पहला काम, जहां से ये वोटर लिस्ट है वहां से सेलेक्ट करिए। अब फिर ये सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में आके इसको कर लीजिए कॉपी। कॉपी करने के बाद फिर यहाँ पे सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट है, हमको बार बार फॉर्मेटिंग ना करनी पड़े। अब यहाँ पे कंट्रोल वी दबा देंगे। अब सारे कॉलम को एक साथ सेट करना है। अब ये इस तरीके से बनकर तैयार हो गया है। अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप उसको सही कर लीजिए। इस तरीके से कॉलम हेडिंग को अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे हमने बना लिया, यही फॉर्मेटिंग हमको यहाँ पे बनानी है।
अब इसकी भी साइज को हम उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। फिर आया जौनपुर, यहाँ पे भी हम सेम फॉर्मेटिंग करेंगे, क्योंकि अगर आप फॉर्मेटिंग नहीं करेंगे तो आपका डेटा बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट नहीं होगा। तो फॉर्मेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद ये पूरा का पूरा सेट हो गया। अब अगले ब्लॉक और ग्राम सभा में आ जाएं। फिर अगले जिला में आ जाएं। ऐसे आप हर एक जिले का कॉपी कर लिए हैं। अब आप सब जिले में इसको पेस्ट करते हुए चले जाइए। इसका एक बेनिफिट ये होगा कि आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। एक बार में ही जो लिखा गया है वो हो जाएगा कॉपी, और फिर इसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। ये पूरा का पूरा सेट हो गया। हर गांव का अलग अलग नाम से है। तो उम्मीद है आपको रीनेम करना, टेबल के नाम को बदलना, ये आपको समझ में आया होगा। टेबल के नाम को अब आप आसानी से बदल सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि नई वर्कशीट कैसे आप टेबल पर जोड़ें। तो नई वर्कशीट टेबल पर जोड़ना विंडोज 7 में तो ऑफिस 7 तक आसान था, लेकिन जो है ऑफिस 10 के बाद और आसान हो गया। कैसे? अगर आप नया ये टेबल जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे +1 करके बना है, ऐसे प्लस करके बना है, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक ये नंबरिंग करके दे देगा। अब ये पूरा सेट हो गया। तो आप नई वर्कशीट लाना भी जान गए कि किस तरह से आप वर्कशीट ऐड करेंगे। और यही नहीं, आप होम टैब में आके इंसर्ट सीट कॉलम पर क्लिक करके भी नई वर्कशीट ऐड कर पाएंगे। अब बारी आती है वर्कशीट ला तो लिया, लेकिन वर्कशीट की आवश्यकता नहीं है। जब वर्कशीट की आवश्यकता नहीं है तो आप उसे डिलीट कर दीजिए। अब वर्कशीट को डिलीट करना बहुत आसान है। सिंपल सा एक काम आपको करना है, वो क्या है? सीट टैब पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा जिसमें आप डिलीट ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो वो वर्कशीट डिलीट हो गई। देखिए 8वां नंबर वर्कशीट गायब हो गई। इसी तरीके से इसको भी डिलीट करना है। सॉरी, ये तो रीनेम पे हो गया। इसका डिलीट करना है इसको, तो यहाँ पे डिलीट। तो इस तरह से आप अपने कॉलम को उठा के लाके यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे कि ये तो हो गया कि इसके नाम को मतलब कैसे ऐड करेंगे। अब यहाँ पे वर्कशीट में नई वर्कशीट जोड़ना भी हम सीख लिए। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके आप नई वर्कशीट ऐड कर लेते हैं। अब बारी आती है वर्कशीट को डिलीट करने की। देखिए इतना मेहनत करके आपने काम किया और पता चला कि गलती से भी अगर आपकी ये फाइल डिलीट हो गई तो उसे आप फिर से नहीं पा सकते। तो आप चाहते हैं कि वो फिर से आपको मिले, तब उसके लिए आपको सीट में लिखे गए मैटर को क्लियर करना होगा, कहीं उसमें कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट तो नहीं है। अब उसके बाद डिलीट करते हैं। सबसे पहले जिस टेबल को समाप्त करना चाहते हैं उस पर आप राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद ये जो लिस्ट आई है, इस लिस्ट में आपको टेबल ऑप्शन पर
और फिर एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा, इसमें डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपका ये कंटेंट डिलीट हो जाएगा, ये टेबल डिलीट हो जाएगा। अभी देखिएगा आप लोग, एमडी वाला हट गया और एकदम सिंपल आपको दिख रहा है। तो वर्कशीट को ऐड करना, वर्कशीट को डिलीट करना। अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट काम बचा हुआ है जिसको हम बताएंगे, और वो है कि आपकी वर्कशीट को डिलीट करना। आप सोच रहे होंगे कि वर्कशीट डिलीट करने में क्या है, राइट क्लिक करेंगे डिलीट कर देंगे। नहीं, वर्कशीट में ये सब जो लिखा हुआ मैटर है, जब आप वर्कशीट डिलीट करेंगे तो ये लिखा हुआ मैटर भी आपका साथ साथ डिलीट हो जाएगा। तो इसलिए डिलीट करने से पहले यह जरूर क्लियर कर लेना चाहिए कि हमारे द्वारा जो एंट्री किया गया डेटा है वो पहुंचा या नहीं पहुंचा, और साथ साथ यहीं पर जहां पे एक्टिव सेल होगा वहां से काम भी होगा, और मतलब एक्सेल में फाइल से रिलेटेड, बुक 1 से रिलेटेड जो भी काम होंगे सब यहीं से हो जाएंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, अब यहां पे हम करने वाले हैं, मान लीजिए कि वर्कशीट को डिलीट कर दिया तो डिलीट वर्कशीट को फिर से लाया नहीं जा सकता, ये रूल याद रख लीजिएगा। अगर आपने एक बार गलती से भी शीट को डिलीट कर दिया तो आप उसे फिर से वापस नहीं ला पाएंगे और आप परेशान भी हो जाएंगे, तब भी नहीं आएगा। तो उम्मीद है कि ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई वो सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी और आप बहुत आसानी के साथ एक्सेल में मैरिड, अनमैरिड, वोटर और नॉन वोटर, ये सभी फार्मूला हमने यूज कर लिए। अब हम एक्सेल में बात करेंगे ये टैब कलर को चेंज करने की। जैसे यहाँ पे जो ये मिर्जापुर लिखा है इसका कलर हम चाहते हैं ग्रीन हो जाए या कोई दूसरा, तो यहाँ पे कलर पे जो भी कलर आप टच कर दीजिए वो कलर इस पर अप्लाई। इसी तरीके से अगले का टैब कलर चेंज करिए, और इस पर राइट क्लिक करने के बाद यहां पर शीट टैब कलर, टैब कलर, और यहां से कोई भी एक कलर ले ले। तो अब आप देखें तो यहां पे सबके कलर ऑटोमेटिक चेंज हो गए हैं। जब आप एक शीट पे जाएंगे तो उसका कलर यहां पे चेंज दिखाई देने लगेगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। कल फिर से हम लाइव क्लास में आपको मिलेंगे 11 बजे, और हम आपके लिए बहुत सारी यूनिक जानकारियां और भी लेके आएंगे। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, अभी बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी बाकी हैं। तो आप सभी लोग जो है कल फिर मिले टाइम से 11 बजे, और इसी चैनल पर। अगर आपको आज की लाइव क्लास समझ में आई हो और ये क्लास से आपने कुछ सीखा हो तो अपने जानने वाले लोगों को भी इनवाइट करें, वो भी सीखें, जिससे उनको भी नॉलेज मिल पाए। तो थैंक यू सो मच लाइव क्लास में अंत तक बने रहने के लिए।